आज से 1 जुलाई से नया कानून आया है, सुनने में आ रहा है, तो उसका कैसे क्या? ये पूर्व में हम देख रहे हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन डिविडेंस एक्ट हमारे यहाँ प्रचलित था कानून में। हम देख रहे हैं कि 1860 से अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद इसमें बीच-बीच में संशोधन हुए, लेकिन अभी नई परिस्थितियों को देखते हुए ये नए कानून आज रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं। इसमें आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इनको लाए हैं। अपन बात करें सर भारतीय न्याय संहिता में, जैसे पहले से क्या परिवर्तन कुछ हुआ? पहले से परिवर्तन अगर हम जनरली देखा जाए तो पहले 511 धारा थी, अभी 358 है। लेकिन परिवर्तन ये है कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है, तो इसको एक विशेष साक्ष्य के रूप में ग्रहित किया गया है। लगभग सभी अपराधों में वीडियोग्राफी या फिर कंप्यूटर या मोबाइल का जो प्रयोग किया गया है उसको इसमें लिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में सर ऐसा क्या क्या आएगा उसमें? इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अंतर्गत जो भी वीडियोग्राफी है या ईमेल किया है, व्हाट्सएप किया है, सोशल मीडिया का यूज़ किया है, तो वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अपन इस नए कानून को पब्लिक को कैसे सर समझाइश दे सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं इस कानून को लेकर? इसके लिए हम हर स्तर पर इसके शिविर लगा रहे हैं। पूर्व में भी जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया था। अभी वर्तमान में आज हमने जिले में सभी 9 जगह पर लोगों को बताया गया, आम जन को बुलाया गया, ग्रामीणों को बुलाया गया। मेरे द्वारा भी अनुभाग में मेघनगर, काकनवानी और थानला में आयोजन किया गया, जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय को भी बुलाया गया था इसमें, और उनके द्वारा भी जो भी सूचनाएं जानकारी दी गई वो आम जन को दी गई। सर एक बार जैसे ये जो बहुत बड़ी बड़ी धाराएं रहती है, जैसे मर्डर केस रहता है 302 लगती है, बलात्कार अपहरण जैसे 306 जैसे धाराएं लगती, उसमें सर कुछ टाइट हुआ है क्या मामला? इसमें सभी मामलों में ये अगर हम जनरली देखें तो जो प्रोसीजर में उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें की गई हैं। इसमें ये है कि अगर कोई अपराधी फरार रहता है और समय पर आता नहीं है तो उसको खिलाफ जो भी वारंट निकलते हैं, अगर उसको तामील करा दिए जाते हैं और फिर भी अगर वो नहीं आता है तो उसके खिलाफ जो केस में है कोर्ट है वो जो प्रोसीजर वो चालू रखेगा और उसकी अनुपस्थिति में ही कोर्ट के द्वारा डिसीजन दे दिया जाएगा और उसे जब भी गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके द्वारा सीधे सजा का प्रावधान किया गया है इसमें। और एक और चीज़ ये है कि उसको एक टाइम लिमिट के अंदर अपील करना है। अगर वो अनुपस्थित रह के भागता रहता तो वो बाद में अपील भी नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से इसको जो प्रोसीजर है इसको काफ़ी टफ कर दिया गया सभी अपराधों, महिला संबंधी अपराधों के अलावा सभी अपराधों में इसको काफ़ी पहले से ज़्यादा कठिन कर दिया। कठिन कर दिया। कानून को लेकर और क्या क्या जानकारियाँ हैं? इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि समन्स वारंट तामीली के संबंध में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करेंगे और जैसे अपराधी को भी या फरियादी पक्ष दोनों को हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो डायरी है वो पेश हम बताएंगे, उसको दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो नया जितने कानून लगे उसमें न्याय के उदाहरण है, मतलब कि इसमें हम जो पॉइंट करते हैं वो पीड़िता की तरफ करते हैं, पीड़ित व्यक्ति की तरफ करते हैं। उसको बहुत सारे क्षेत्रों में मुआवजे का प्रावधान है और ऐसी चीज़ें कि अगर आरोपी फरार होता है तो उसके बाद में एक प्रोसीजर के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी और वो जो भी न्यायालय निर्धारण करेगा वो पीड़िता को दिया जाएगा। इसी में एक और चीज़ है कि संगठित अपराध हम अपने पूरे देश में देखते हैं। संगठित अपराध के अंतर्गत ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक जगह अपराध कर रहा है, उससे जो लिंक बनती है, अगर वो विदेश में भी होगा तब भी उसका नाम उस अपराध में उसमें लिखा जाएगा और उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसको इसी तरह से माना जाएगा कि वो अपने देश में बैठ के ये कानून का उल्लंघन कर रहा है। एक और चीज़ है झपटमारी करके एक नया इसमें धारा जोड़ी गई है 304 के तहत। इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका अगर चेन छीन ले, पर्स छीन ले अचानक, तो पहले अन्य धाराओं में इसका अपराध दर्ज किया जाता था, लेकिन अब इसके लिए विशेष धारा बना दी गई। कुछ चीज़ों में जैसे एक सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया। 6 ऐसे अपराध हैं जिसमें छोटी अपराध रहते हैं और उसमें व्यक्ति विशेष को जेल ना भेजकर उसके लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया। वो ट्रैफिक के लिए काम करेगा या फिर अस्पताल में जाके सेवा देगा। ऐसे 6 अपराधों में ये चीज़ की गई है। और एक और चीज़ है जीरो पैरा एफआईआर की बात है।
हम देखते हैं कभी कभी व्यक्ति जहाँ अपराध घटित हुआ है वहाँ न रुक के दूसरी जगह चला जाता है और तो वहाँ जाकर वो संबंधित नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज कर सकता है। 0 पे एफआईआर दर्ज करा देंगे और वो उसके बाद हम संबंधित थाने को उसको भेज देंगे जांच का ये घटनाक्रम है। एक और इसमें है ई एफआईआर का, व्यक्ति कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर कर सकता है, लेकिन उसको 3 दिन के भीतर संबंधित थाने में जाके इसको रजिस्टर्ड कराना होगा। मैंने पहले ही बताया कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है इसमें, और इसको को दंड देने के जो है उसको बढ़ाया गया है इस संबंध में कोई अपराध करता है तो 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं करके नहीं की जाती इसमें, और उसको निश्चित अधिकारी के आदेश या उसके परमिशन के बाद उसको गिरफ्तार करने का प्रावधान है। एक और चीज़ आती है कि जो छोटे अपराध हैं 3 साल से कम वाले, हाँ। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति एफआईआर कराना चाहता है या कोई शिकायत करता है तो उसकी प्रारंभिक जांच की जाएगी 14 दिन के भीतर, और फिर अगर लगता है कि अपराध दर्ज करने लगे एफआईआर तो उसमें फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें डाली गई। सर एक सवाल आखिरी, जिसे आदिवासी अंचल, इसको यहाँ पर अपन इस नए कानून को किस तरह से विस्तार से लोगों को, जो ग्रामीण आदिवासियों को कैसे समझा सकते हैं? इसमें हमने सभी जिला स्तर से लगा के थाना स्तर तक हम लोगों को लगातार इस संबंध में कैंपेन कर रहे हैं। हमने थाना स्तर पर आज आयोजन भी किया कार्यक्रम का, इस तरह से हम बता रहे हैं, और आगे भी फ्यूचर में कुछ चीज़ें हम जैसे यहाँ आदिवासी अंचल है तो महिला संबंधी अपराध होते हैं देखे गए हैं, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रक्षा सखी करके एक कार्यक्रम रखा गया। इसमें एक योजना शुरू करी गई जिसमें इस क्षेत्र विशेष की जो महिला अच्छे पोस्ट पर पहुंच चुकी है उनको हम एक आइडियल बना के बच्चों के बीच में ले जाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो सकें, एजुकेशन अच्छे से ले सकें और अच्छे अधिकारी बन के खुद के साथ साथ में परिवार का भी विकास कर सकें। जी धन्यवाद।